Our question therefore is, how much longer? How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने स्थायी सदस्यों को जमकर सुनाया। अब देखिए, भारत बड़े तरीके के साथ इन मामलात को आगे लेकर चल रहा है। भारत समेत कई देश सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। अल्फाज के अंदर क्या है वो ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है, लेकिन हमें शायद अब वो तरीके नहीं आते। दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क। तो भारत की ये जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसके हमें जाना चाहिए। फिर भारत में ये भी देखिए, मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। So Japan has slipped from the 3rd position to the 4th position in world GDP rankings. And for those of you who are watching from India, the interesting and good news is that according to the latest IMF figures, India has already crossed $4 trillion. एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है, ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है, जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद को लेकर भारत ने एक बार फिर अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखा है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परिवर्तन हो। इसके अलावा स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों का विस्तार किया जाए। शनिवार को न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद सुधार के मुद्दे पर बोलते हुए कंबोज ने अपनी मांग रखी। आपको यहां बता दें कि भारत समेत कई देश हैं जो सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि चीन जैसे देश नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई सुधार किया जाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही 5 स्थायी सदस्यों का संयुक्त राष्ट्र में दबदबा रहा है। इसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। ऐसे में कई बार ज्यादा देशों की बात को अनदेखा किया जाता है। इसी मामले को लेकर एक बार फिर भारत ने 5 देशों को जमकर लताड़ा है। भारत की प्रतिनिधि ने खुलकर कहा है कि इन 5 स्थायी देशों की वजह से बाकी 188 देशों की सहमति या असहमति की तवज्जो नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ देखिए, भारत बड़े तरीके के साथ इन मामलात को आगे लेकर चल रहा है। अभी बल्कि बिश्केक में जो किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत है, कल गुज़श्ता रोज़ वहाँ पे कुछ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की अफ़गानिस्तान पे एक मीटिंग हुई, और ये 6ठी मीटिंग थी जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लोग भी थे, रशिया, चाइना और भारत भी वहाँ शामिल था। पाकिस्तान वहाँ पे नहीं था। और भारत के जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं विक्रम मिस्री, वो उस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने, अजीत डोवल नहीं थे, उनकी जगह उनके डिप्टी थे मिस्टर मिस्री, उन्होंने अटेंड की। उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट थी उसमें कहा कि जी हम इनकरेज करते हैं वस्ती एशिया के ममालिक को कि वो चाबहार की जो बंदरगाह है उसको इस्तेमाल करें कनेक्टिविटी के लिए भारत और वस्ती एशिया के ममालिक के दरमियान। अब भारत ने चाबहार में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वही उसको डेवलप कर रहा है, और भारत की एक कोशिश है कि किसी तरह अफ़गानिस्तान की ख़ास तौर पे और फिर वस्ती एशिया की जो है डिपेंडेंस अगर कोई पाकिस्तान पे, क्योंकि ये सारा इलाका लैंड लॉक्ड है, कोई सी पोर्ट वहाँ पे नहीं है, तो अफ़गानिस्तान तो लामहला पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए। कराची की पोर्ट जो है वो इस्तेमाल होती है। तो अब भारत की ये ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान की जो डिपेंडेंस पाकिस्तान पे है वो चाबहार के थ्रू कम हो, और चाबहार को गवादर का एक लिहाज से आप कह लिए उसके मुकाबले में खड़ा करने का उसका इरादा है। और चाबहार को फिर उन्होंने जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं उसका भी हिस्सा बनाया जा रहा है। तो भारत की ये जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसके हमें जाना चाहिए। फिर भारत में ये भी देखिए कि भारत एंटी तालिबान तो है, लेकिन भारत ने अपना सफारत खाना वहाँ खोल कर रखा हुआ है, वो उसको टेक्निकल मिशन कहते हैं। है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना, और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं।
वो जाहिर है वो ज़रा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं, तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं, क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पे हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। 5 भाइयों में से जो कमाता होगा सबसे ज्यादा उसी की इज्जत होगी ना। अब आप ये देखें, और इंडिया हमें क्या आइसोलेट करेगा। हमने तो आप देखें, हमने ना मुल्क की मौशियत बेहतर की, ना हमने हम साय ममालिक से बना कर रखे। आइसोलेट तो हमारे सियासतदानों ने खुद पाकिस्तान को किया। मैडम हम सब ने किया है, सियासतदानों का कसूर नहीं, हम में से किसी ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। मुझे तो लगता है ऐसे हालात में भी हम एक पेज पे नहीं हो सकते। मतलब क्या अब पिछले 75 साल की लकीरें पीटने की बजाय एक जगह बैठ के कोई हम फ्यूचर प्लान कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई अगर आप देखें तो 5 या 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो किसी फिजिबिलिटी की बेस पे बने हैं, और ना तो सियासी तौर पर बनते हैं, ऐसे कॉलेज बना दो, उधर स्कूल बना दो, मतलब विदाउट प्लान हम चलते जा रहे हैं। अब हम बंद गली में आ गए हैं, ना हमारा कोई जो बाहर से कोई बात सुनता है, ना हमसे कोई बिजनेस करता है, ना हमारे की बात पे हमारी जो है ट्रस्ट करता है। वो इसी चीज का बेनिफिट वो लेते जा रहे हैं। यूएई के साथ कितना बड़ा मुआहदा किया है कि मतलब वो बुलेट ट्रेन जाएगी जी वहां से पानी की अंडर वाटर, बिल्कुल सीख। तो मतलब ये सारी चीजें, इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म, मतलब 15-20 साल एक हमें नर्सरी से एक नई नस्ल को हमें जो है तैयार करना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ अंडर वाटर ट्रेन की बात करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में 2 दिन पहले जो है यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दुबई में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया। उसके बाद वो कतर के दौरे पर चले गए। तो आपको नहीं लग रहा कि गल्फ कंट्री में जो है इंडिया का नाम अब बजने लग गया, इंडिया को भी माना जाने लग गया है। पहले पाकिस्तान ने बड़ा अरसे तक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखे, लेकिन अब जो है आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में मतलब 10 सालों में 15 दौरे किए मिडल ईस्ट के। ऐसे तो नहीं ना एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क का दौरा करता, डेफिनेटली उसने अपने मुल्क के लिए कुछ प्लानिंग्स की होती है, कोई मुआहदे सोचे होते हैं ना। ये देखें मैडम, मेरे ख्याल में देखें मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए वो भारत देता है उनको। ठीक है, आपको मजदूर चाहिए, नर्सेज चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वो उनको प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि वहाँ का जो स्कूल सिस्टम है, दुनिया की 5 मेजर जुबानें बच्चे को नर्सरी से पढ़ाई जाती हैं। वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड है कि वो उन्होंने दुनिया को फतह करना है। So Japan has slipped from the 3rd position to the 4th position in world GDP rankings. And for those of you who are watching from India, the interesting and good news is that according to the latest IMF figures, India has already crossed $4 trillion and is within $100 billion of Japan. And so it is quite possible that if the Japanese economic trend continues,